मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है एएमयू के सेक्युलरों को जिन्ना मंजूर, लेकिन पीएम से परहेज क्यों? इसे 81% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। 56 साल में पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री एएमयू के समारोह में शामिल हो रहा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री के समारोह में शामिल होने का विरोध भी बढ़ता जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। जिन्ना की तस्वीर हो या फिर तिरंगा यात्रा पर विवाद हो, दर्जनों ऐसे विवादास्पद मौके रहे हैं जब गलत कारणों से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रही एएमयू सुर्खियों में रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर विचारधारा के नाम पर यह किस तरह का विरोध है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इनका संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, जहां अक्सर कोई ना कोई विवाद जन्म लेता रहा है। इस बार ताजा विरोध हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक सेकुलर फेस यहाँ पर आए। हम ऐसा आदमी नहीं चाहते कि जो एनआरसी, सीएए, एनपीआर के जरिए मुसलमानों को और अदर माइनॉरिटीज को टारगेट करे। 22 तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को संबोधित करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी और वाम विचारधारा से जुड़े इतिहासकार इरफान हबीब जैसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए न आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फर्क दुनिया पे पड़ता है। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीका ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे, अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे अति विशिष्ट व्यक्ति तक का यहाँ विरोध हो चुका है। जिन्ना की तस्वीर ना हटाने की हट हो या फिर बुरहान वानी, मन्नान वानी जैसे आतंकियों के लिए नारे लगाने का विवाद हो, तिरंगा यात्रा विवाद हो या फिर सीएए, ट्रिपल तलाक कानून पर विवाद हो, यूनिवर्सिटी का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। ये सब वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को बिलोंग करते हैं। आपने जिस इतिहासकार का नाम लिया वो इतिहासकार भी जेएनयू के ही हैं और इन्होंने शुरू से ही फिरका परस्ती की बात रखी है, अपने इतिहास में हो चाहे समाज में हो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करते हैं। देश की बहस में चर्चा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह में शिरकत करते हैं तो क्या ये यूनिवर्सिटी के लिए सम्मान की बात नहीं? लेकिन विरोध करने वाले खेमे को जिन्ना, मन्नान वानी जैसे आतंकी तो समझ आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की साख बढ़े तो आपत्ति क्यों हो रही है? और इसीलिए बिल्कुल ये हमारा ये मानना है और देश की बहस का ये मानना है कि प्रधानमंत्री का किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था के अंदर जाना उस संस्था और विश्वविद्यालय के लिए सम्मान की बात है। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, सवाल मैं आपको बता देता हूं हमारा सवाल क्या है आज का। हमारा सवाल है एएमयू के कुछ छात्रों द्वारा पीएम के कार्यक्रम का विरोध क्या उचित है? आप देश की बहस में हाँ या ना में अपनी राय दीजिए। हम शो के अंत में आपकी राय भी दिखाएंगे। वोटिंग के विकल्प आप जानते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके देश की बहस कभी भी देख सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल @NewsNation TV है। हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, या अगर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर हमको व्हाट्सएप कर दें। अपने बहुत बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सुबी खान को। सोशल एक्टिविस्ट है, एडवोकेट है, जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की। मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रोफेसर है और साथ ही साथ इतिहासकार भी है और देश के जाने माने इतिहासकारों में से एक है। मसूद हसन साहब है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मोहम्मद फाहद साहब हैं जो फॉर्मर सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन एएमयू के।
डॉक्टर सतीश प्रकाश है, प्रोफेसर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, दलित चिंतक हैं, विचारक हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मसूद साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का आना तो फक्र का विषय होना चाहिए, विरोध क्यों? आप इस विरोध को जायज मानेंगे ना जायज? दीपक जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहनदास करमचंद गांधी जैसे लोग आ चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री आ चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह आ चुके हैं, वीवी गिरी आ चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ चुके हैं। तो ऐसी जगह पर आने वाले के लिए फख्र की बात होती है, जगह के लिए फख्र की बात नहीं होती। लिहाजा पीएम के लिए हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए यह बात फख्र की बात हो कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, माफ कीजिएगा, कोई फख्र की बात नहीं है। मतलब ये आपका गुरूर कह रहा है या आपकी विचारधारा कह रही है? बता दीजिए मुझे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास कह रहा है। अच्छा, ये वही इतिहास है जो जिन्ना को पूछता है, सच है क्या? आज भी आप स्टूडेंट यूनियन में जिन्ना की तस्वीर लगा के रखते हैं और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शक्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिन्ना को पूछते हैं और मोदी का विरोध करते हैं। क्या यही आपकी राजनीति है और क्या यही आपकी विचारधारा है? जिन्ना का भी विरोध करते हैं हम तो हटा दीजिए उनकी तस्वीर। क्यों लगी है एमयू छात्र संघ के भवन में उनकी तस्वीर? हटा दीजिए उनकी तस्वीर। क्यों चिपका के रखना चाहते हैं छात्र संघ के भवन के अंदर? हटाइए। आज बोले मसूद, आज बोले मसूद भाई यहाँ ऐलान करें कि जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। ऐलान करिए, आप नेशनल टेलीविजन पर मसूद जी ऐलान करिए कि जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। अरे सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। साबरमती आश्रम में जाकर के जिन्ना की तस्वीर में आग लगवाइए। बम्बई के अंदर जिन्ना का बंगला मौजूद है, उसको ढहावाइए। पार्लियामेंट के अंदर जिन्ना की तस्वीर मौजूद है, उसमें आग लगवाइए। पर आप नहीं हटाएंगे। गुंटूर के अंदर हैदराबाद में, पर आप नहीं हटाएंगे। पर आप नहीं हटाएंगे। गुंटूर के अंदर हैदराबाद में जिन्ना टावर के नाम से चौराहा मौजूद है, उस पर बुलडोजर चलवाइए। पर आप नहीं हटाएंगे। जहां जहां आप जिन्ना को गले लगा के रखेंगे और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। आप जिन्ना को गले लगाकर रखेंगे और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री का हम स्वागत करते, सुनिए, हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते अगर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो उनकी सर, माइनॉरिटी स्टेटस सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपका कैंसिल करके रखा हुआ है। मसूद जी, प्रधानमंत्री का फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए। सुबी खान से शुरुआत करूंगा, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। सुबी खान, क्या ये वही विचारधारा है जो जिन्ना को गले से लगा कर रखती है और नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, उनका विरोध करती है? सुबह मेरा सवाल आपसे है, क्या ये वही विचारधारा है जो जिन्ना को गले लगाकर रखती है और चुने हुए प्रधानमंत्री का विरोध करती है? सीधा सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार के पास लेकर चलता हूं। भाई टेक्निकल दिक्कत सुबह के साथ ठीक करिए। प्रोफेसर साहब आप बोलिए, क्या कहेंगे मसूद जी की बात पर आप? देखिए, ये जिन्ना की विचारधारा नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये एक मानसिकता है जो ये अभी कह रहे थे, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, एक साहब कोई बोल रहे थे। मतलब मुस्लिम हितों की बात करो तो वो सेकुलरिज्म है और किसी दूसरे हित की बात करो तो वो सेकुलरिज्म नहीं है। अगर आप सब धर्म का आदर करते हैं तो फिर ये सेकुलरिज्म है कि दूसरे धर्म के लोगों को परिवर्तित किया जाए जा करके। ये एक ऐसी जगह बन गई है। आपने इरफान हबीब का भी जिक्र किया, अभी उनका भी वर्ड सुनवाए थे जहां पे 18 नॉन सेकुलर नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, मुझको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आपकी बात पूरी तसल्ली से सुनी गई आपकी बात। सुन लीजिए प्रोफेसर साहब की बात, सुन लीजिए मसूद जी, सुन लीजिए उनकी बात। हम उनका स्वागत करेंगे। ये हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। ये इन लोगों की आदत बन गई है डिबेट को डिरेल करना। आप डिरेल मत करिए मेहरबानी करके। जो मैं बात उठा रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा जब आपका नंबर आएगा। सर, मैं डिबेट को डिरेल नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं।
आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मोदी जी से कह दीजिए कि हलफनामा वापस ले ले। ऐसा सबसे है, पहले हम मुझे उसका आपसे स्वागत ज्ञान करेंगे की जरूरत नहीं है। सरजमीन पर। मसूद जी अलीगढ़ को मैं सुन आपसे लीजिए ज्यादा बात, जानता आपकी हूं। पूरी बात सुनेगा ही। अलीगढ़ को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्रोफेसर साहब बोलिए, आप नहीं रोकेंगे मसूद भाई आप। दीपक जी, नहीं, अब अगर इन्होंने बात की है ना सेकुलरिज्म की, तो अब मैं कुछ सवाल उठाता हूं, ये मुझे जवाब दें। सैयद अहमद खान साहब ने दास्ताने गदर लिखी थी, जिन्होंने मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। कॉलेज बनाते हुए इन्हीं के वो सैयद साहब की किताब है, उसमें लिखा है दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास। और आज तक ये जो सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हुए ये बड़ी दलित की भी बात करते हैं, दलित मुस्लिम अलायंस की। आज तक अलीगढ़ के अंदर ना अपॉइंटमेंट्स में और ना एडमिशन में दलितों को इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, ना ओबीसी को दिया है, ना इन्होंने ट्राइबल्स को दिया है। ये किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? ये किस संविधान की इज्जत करने की बात कर रहे हैं? जवाब है इनके पास। और वही सैयद अहमद खां जिन्होंने अंग्रेजों से ये कहा था कि मुसलमान और अंग्रेज हमारा एंग्लो मुस्लिम अलायंस होना चाहिए, आप भी शासक हैं, हम भी शासक हैं, हमें हिंदुओं पे शासन करना चाहिए। और वही सैयद अहमद खां जिन्होंने 88 दिसंबर के अंदर मेरठ में स्पीच दी थी कि दो तलवारें एक बयाने में नहीं रह सकती। इसलिए माफ कीजिए, मुझे इतिहास मत सिखाइए और मुझे ज्ञान मत दीजिए, नहीं मैं आपकी बहुत धुरिया उड़ाऊंगा। ये वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है जिसके इतिहास के सिलेबस के अंदर अजीमुल्लाह को नहीं पढ़ाया जाता, 1857 के क्रांति को, अशफाकुल्लाह को नहीं पढ़ाया जाता, वहां ब्रिगेडियर उस्मानी का जिक्र। देखिए फिर अब इन पे जवाब नहीं है तो फिर ये मसूद भाई आऊंगा, प्रोफेसर साहब कंक्लूड करिए, प्रोफेसर साहब कंक्लूड करिए, मैं अगले पॉइंट की तरफ जाऊंगा। और उससे पहले मैं चलता हूं मोहम्मद फहद के पास। प्रोफेसर आप कंक्लूड करिए, फिर मोहम्मद फहद का टर्न आएगा। कंक्लूजन मेरा बड़ा सिंपल है कि वहां पे एक तो नक्सली और दूसरे जिहादी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है। इरफान हबीब के लिए स्टालिन और माओ और लेनिन खत्म होने के बाद में आज जिनपिंग खुदा बने हुए हैं, और वही जिहादियों के लिए आईएसआई खुदा बना हुआ है। पार्टी में भगवान और वहां का जो राष्ट्रीय तबका है, जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है, उसको ये दबा के रखते हैं। मोहम्मद फहद, मुझे बताइए, अगर आपकी ये वाकई नेशनल यूनिवर्सिटी है तो आज तक यहाँ पर दलितों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण क्यों नहीं मिला? और फिर किस हक से आप दलित और मुस्लिम अलायंस की बात करते हैं? और प्रधानमंत्री का विरोध क्यों, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इस मुल्क के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के पास में अधिकार हैं, उसी तरह से यहाँ के एक आम आदमी के पास भी अधिकार हैं। तो जो अधिकार कर्तव्य भी है कुछ, मिनिस्टर को, मोहम्मद साहब कुछ कर्तव्य भी है। रिजर्वेशन मत दो। जी वही मैं कहना चाहूंगा कि जो अधिकार प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर आने का है, तो उसी तरह से हमें भी अधिकार है कि उनके आने का हम विरोध करें। दूसरी चीज मैं आपको शुरुआत करना चाहूंगा इस बात से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, और जिनका नारा था जय जवान जय किसान। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इनका नारा है मर जवान और मर किसान, क्योंकि हमारे मुल्क के किसान जो अन्नदाता है वो आपका क्या नारा है? कोहरे में ठंड में पड़े हुए हैं। अलीगढ़ का क्या नारा है? जय पाकिस्तान। देखिए मेरी बात मुझे पूरी कंप्लीट करने दीजिए। फिर डिबेट कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या नारा है, बताइए जरा। ये प्रोफेसर साहब आपका क्या नारा है? करने दीजिए, आप देशद्रोह की बात करेंगे यहाँ पे, आपको तकलीफ करने दें। प्रोफेसर साहब का नारा आपका क्या है? जय गोडसे नारा है आपका। साहब अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, बेवजह फिर आपको हम कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है? अरे आप अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। आपको देशद्रोह करते हुए शर्म नहीं आती? आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हुए शर्म नहीं आती? आपने किसानों के लिए क्या किया है? अरे आपने किसानों के लिए क्या किया है, मुझे बताए ना। आपके अलीगढ़ ने किसानों के लिए क्या किया है? सरकार के अलीगढ़ ने किसानों के लिए क्या किया है? बाकी किसी को तो अरे आप एजेंट सरकार के, आप तो पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप तो पाकिस्तान के एजेंट हैं। अरे आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। अरे मोदी जी पाकिस्तान के एजेंट हैं। मोहम्मद फहद साहब, आप पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को वेलकम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री का विरोध, ये कौन सी विचारधारा है, मुझे बताइए ना। आप पाकिस्तान से प्रोफेसर बुलाते हैं, टर्की से बुलाते हैं, जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, उनको आप शांति से सुनेंगे। ये क्या तर्क है, ये बताइए। अफजल गुरु के नारे लगवाते हैं यहाँ पे।
अफजल गुरु के नारे लगवाते हैं वहां पे, के लिए वो जहां जाते हैं बुरहानवानी के नारे लगवाते हैं वहां पे। जब उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ व्यापारियों को बढ़ावा देंगे, ठीक है, बंदी और जीएसटी ला करके व्यापारियों को ऊपर ग्रह लगा अरे दिया। क्या आप एमयू की बात करिए ना, आप कहाँ सियासी बात करें? प्रेम शुक्ला जी, जिनके पेट में दर्द है उस पेट दर्द का कारण क्या है? प्रेम शुक्ला जी, फहद साहब आपने अपनी बात कंक्लूड की, आप सियासी बात करें, एमयू की बात करिए ना। किस बात पर विरोध ये बताइए ना। आप सियासी जुमले लेकर कहाँ बैठ गए? आपसे एमयू का नारा भी पूछा गया, नहीं बता पा रहे। प्रेम शुक्ला जी बताइए। मैं कह रहा हूँ आपसे बिल्कुल नहीं चाहते ऐसे शख्स को, वो शख्स देखिए दीपक जी, अकादमिक विश्वविद्यालय के संदर्भ में चर्चा है, मैं इसको अकादमिक रहने की कोशिश करूंगा। चिल्पों से चर्चा का कोई रस नहीं निकलेगा, न कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो मैं आदरणीय पैनलिस्ट महोदय से अपेक्षा करता हूं कि मैं जब बोल रहा हूं तो ना बोले, मैंने सबको बहुत शांति से सुना है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम का आयोजक है। आयोजन समिति ने यह तय किया बहुत विमर्श के बाद कि कौन व्यक्ति योग्यतम होगा शताब्दी समारोह के लिए, और बहुत विमर्श के बाद उसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकारा है। अब शताब्दी समारोह एक किसी भी विश्वविद्यालय के इतिहास का स्वर्णिम सोपान हुआ करता है। अब उस स्वर्णिम सोपान के अवसर पर उनका योग्यतम यह विश्वविद्यालय ने तय कर लिया। अब उसमें मिस्टर खामखा को विरोध करने का अधिकार हो सकता है। भारत के संविधान में विरोध के लिए विरोध करना, चीखना, चिल्लाना, सिर पीटना, इसका अधिकार लोगों के पास है। तो मुझे लगता है कुछ लोग सिर पीट रहे हैं, उनको सिर पीटने का अधिकार है, कृपा करके और समाज में हिंसा फैलाने का प्रयास न करें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीवन काल का एक सोपान है, वरना तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, किंतु एक स्वर्णिम सोपान है। हम चाहेंगे स्वर्णिम सोपान के अवसर पर एक बहुत अच्छे विमर्श की संभावनाएं बन रही है, उस विमर्श की संभावनाओं में खलल डालने का दुष्कर्म न किया जाए। ठीक है डॉक्टर शोएब जी भाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये विचारधारा के नाम पर विरोध क्या किसी यूनिवर्सिटी को यह शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री उनके शताब्दी समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं? आप उनका विरोध करें। क्या मेहमान को बुलाने का यही तरीका है एमयू का? और वो मेहमान जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरी कोर्ट ने बहुमत से बुलाया हो, और वो प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ प्रधानमंत्री हो। आप तो बड़े संविधान और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, ये कौन सा डेमोक्रेसी को अपनाने का तरीका है? डॉक्टर शोएब जमाई, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी से भी बात नहीं हुई है जी। दीपक जी देखिए, को जो ओहदे की पसंद करते हैं लोग, फहद साहब सुन लीजिए, मेरी बारी थी दीपक जी। आप ही के भाई हैं सर, वो थोड़ा उत्तेजित हो रहा है। फहद साहब आराम से, हमारे पास बहुत वक्त है बात करने का, पूरा वक्त मिलेगा। दीपक जी, आप ना मानते हो हमें अपना भाई, लेकिन हम आपको अपना भाई मानते हैं। सर मैं तो आपको भाई भाई करके ही बात कर रहा हूँ फहद भाई, मैं तो भाई भाई करके ही बात कर रहा हूँ आपसे। डॉक्टर शोएब जमाई जी, तो भाई आपने बोला ना शोएब जमी को कि आप ही के भाई हैं। अरे भाई आप भी मेरे भाई हैं, शो में जो बैठे हैं सब मेरे भाई हैं। डॉक्टर शोएब जमाई जवाब दीजिए। जी देखिए दीपक जी, मैं मानता भी हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को लेकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक देश की ये खूबसूरती होती है कि वहाँ पे राजा जो है हमेशा से विरोध के लिए तैयार रहता है, और किसी को भी इजाज़त है किसी के खिलाफ विरोध करने का संवैधानिक अधिकार के तहत। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग विरोध से डरते हैं या विरोध को लेकर बवंडर खड़ा करते हैं, उनको शायद जनतंत्र और लोकतंत्र में उनकी जो है आस्था कम होती है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अलीगढ़ जा रहे हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि अलीगढ़ की तरफ से ही ये उनको इन्विटेशन आया। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएं तो अलीगढ़ की शोभा और गरिमा बढ़ जाएगी, मैं थोड़ा इससे उलट मानता हूं। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जितनी बड़ी दास्तान और जितनी बड़ी गरिमा है, और जो 100 सालों का इतिहास रहा देश की आज़ादी में और हिंदुस्तान के एजुकेशन रिफॉर्म्स को बढ़ाने में, तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये शोभा और गरिमा की बात होगी कि वो
आज जो है इसके स्वर्णिम काल में आज 100 साल पूरे होने पर उसको जो है संबोधित करेंगे। तीसरा पॉइंट करके मैं बात खत्म करता हूं कि जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी ने कहा कि जो बीजेपी के जो फंक्शनरीज हैं और जो आरएसएस के जो लोग हैं, जैसा कि पैनल में भी बैठे हुए कुछ ऐसे अल्प ज्ञानी लोग हैं जो अलीगढ़ के बारे में उलूल जुलूल बातें करते, इन लोगों के मुंह पर भी ऐसा तमाचा जड़ा जाएगा कल दिन में 11 बजे, जो अलीगढ़ के खिलाफ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं कि अगर अलीगढ़ इतना ही बुरी यूनिवर्सिटी है और ऐसी है तो प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? जब तमाचा जड़ा जाना है तो फिर काले झंडे क्यों? आप तो उल्टी गंगा बाहर है। सुबी खान देखिए अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी प्रेस्टिजियस बात है, फिर काले झंडे भी दिखाएंगे क्योंकि डेमोक्रेसी ने इनको काले झंडे दिखाने का हक दिया है, इसीलिए सब काले पहन के आए लाइन से। फहद भाई भी, शोएब जमाई भी और मसूद भाई भी सब काला पहन के आए हैं। आप और मैंने लाल पहना हुआ है। जी जी दीपक जी, हमारी भारतीय देखिए मैंने तो सफेद पहना है दीपक जी, तो लाल या ऑरेंज भगवा केसरी ये बिल्कुल सफेद है। अंदर दिखाइए, अंदर दिल काला है आपका। सुबी खान बोलिए। मैंने लाल रंग बहुत अच्छा पहना है आज जी, क्योंकि ये एक्चुअली शुभ घड़ी है हमारे देश के लिए। देखिए मैं इन लोगों की अभी आपके सामने एक्सपोज करती हूँ दीपक जी। आपने बोला कि दुनिया के सबसे बड़े दीपक जी लोकतंत्र, खून का रंग लाल होता है। शोएब भाई बात सुन लीजिए। आपके और मेरे दोनों का खून का रंग लाल है, जिसको आप बहाते रहते हैं, कभी दिल्ली दंगे के नाम पर, कभी बेंगलोर दंगे के नाम पर। हम दोनों के खून का रंग लाल है, मुझे पता है। जिसको ताहिर हुसैन ने गुलेल मार मार के दिल्ली दंगों में कराया, बहन बोलिए, बहाया जिसको ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में, नहीं सुबोई जी गुलेल मार मार के। सुबी बोलिए आप। सुबोई जी बोलिए वरना आप नाराज हो जाएंगे। बोलिए वरना आप नाराज हो जाएंगे। जी दीपक जी देखिए, आपने अभी एक बात बहुत अच्छी बोली कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत को विश्व गुरु बनने की तरफ बहुत ही स्पीडली, बहुत ही तेजी के साथ लेकर जा रहे हैं और भारत विरोधी मानसिकताओं को ना ही सिर्फ कमजोर कर रहे हैं बल्कि खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रधानमंत्री का किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विरोध हो रहा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भारत विरोधी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही भारत की तरक्की या भारत का सम्मान या भारत की गरिमा, या फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है। जैसे आपने बोला बीजेपी चापलूसी मत कीजिए सुबुई खान साहिबा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भारत नहीं है, ऑफ योर कंट्री, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो। 32% वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। आपने सबने अपने टाइम पर अपनी बात रखी थी। सुबी प्लीज कंक्लूड करिए। ये बार बातें तब ये दे देते हैं। दीपक जी बोल रहे थे कि जिहादी है, मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो विरोध करने वाले लोग भारत विरोधी हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा भारत को आगे ले जाने वाला प्रधानमंत्री, या फिर ये भारत नहीं है, ना भारत के बराबर है जी, या फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है। चापलूसी को भी शर्म आने लगे। प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे हैं, आरएसएस बीजेपी दिख रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर। प्रधानमंत्री 32% द्वारा चुने गए, 32% लोगों ने चुना, वो प्रधानमंत्री बन गए। भारत की बराबरी करना एक आदमी से आपकी इतनी चापलूसी मत करिए कि चापलूसी को शर्म आ जाए। आप लोग राजनीति करने वाले हैं, आप लोग धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाने वाले हैं, और आप क्या कर रही हैं? आप चापलूसी कर रही हैं, आपके एएमयू में करने वाली हैं। कभी तो हिजाब ना करने पर हिंदू लड़की को धमकी दे दी जाती है, कभी आपकी एएमयू में झूठ मत बोलिए। सुबुई खान साहिबा झूठ मत बोलिए, तथ्य के आधार पे बात कीजिए। अगर आपके पास सबूत मौजूद हो चैनल पे दिखाइए। प्लीज मसूद भाई, मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कर दूंगा। आप सबके बीच में बोल रहे हैं, थोड़ा संयम रखिए भाई, संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। सज्जाद सुभान जी के पास अलीगढ़ चलता हूं, मेरे माननीय दर्शक जुड़े हैं। सज्जाद जी, विरोध सही है या गलत है, आपका क्या मानना है? आप खुद अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जी मेरी बात आ रही है क्या? बिल्कुल, आप बोलिए। जी इससे पहले कि मैं अपना पक्ष रखूं, मैं कुछ कहना चाहूंगा।
जो हमारे अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या तो आतंकवादी या नक्सलाइट निकलते हैं, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना क्या एंटी नेशनल नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें, यदि प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को विजिट कर रहे हैं, इसी हिसाब से तो कर रहे हैं कि देश का एक इंस्टीट्यूशन है, कि इस हिसाब से करेंगे एक एंटी नेशनल इंस्टीट्यूशन है। इस बात का मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आप बोलिए, विरोध सही है या गलत है? आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आप बताइए सज्जाद भाई, विरोध सही है या गलत है? इससे पहले मैं बताऊं सही है कि गलत है, मेरी एक अच्छी से बात सुनिएगा। जब सरसीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक शार कहा जाता है कि मैं दे रहा हूं तुमको खुद से इख्तिलाफ का हक, ये इख्तिलाफ का हक है, मुखालिफत का नहीं। बेशक हम लोगों में इख्तिलाफ हो सकते हैं आइडियोलॉजीज का, लेकिन हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को या अलीगढ़ के जो मतलब 100 साल अभी सेलिब्रेशन है, इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं तो क्या मैसेज देंगे यहाँ के यूनिवर्सिटी को? जबकि हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में वो पिछले दिसंबर में जो छात्र यहाँ के थे उन पे लाठीचार्ज करवाई गई यूपी के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, या बहुत सारे ऐसे हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। और हमारे यहाँ फंड की कमी होती है। आप मेरी बात पहले अच्छे से सुनिएगा। हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 30,000 तलबा पढ़ते हैं, और 30,000 तलबा पढ़ने के साथ साथ हमारे ऑफ कैंपस 2 हैं, एक मलीपुरम केरला में और एक किशनगंज बिहार में। हमें फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, बहुत सारे मसाइल हैं हमें अपने। अगर इन चीजों को हल किया जा सकता है तो बहुत एक अच्छा स्टेप होगा ये कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मतलब चलिए ठीक है, आपने अपना विचार रखा। सीधे चलता हूं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से आगे जाके बात करता हूं। आप बड़े दलित मुस्लिम अलायंस के समर्थक रहे, मुझे बताइए आपने आज तक विरोध क्यों नहीं किया कि अलीगढ़ में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? प्रोफेसर सतीश प्रकाश, मुझे इसमें बड़ा गिला है आपसे कि आप दलितों के हक के लिए नहीं खड़े होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आरक्षण नहीं देता और आप खामोश रहते हैं। दीपक जी ये सवाल मुझसे नहीं, देखो दीपक जी, अल्पसंख्यक संस्थान जो है भारत का ही हिस्सा है। देखिए अलीगढ़ को आप, अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि अलीगढ़ में आना प्रधानमंत्री जी की शान का हिस्सा है। देखिए अलीगढ़ भी भारत का हिस्सा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, भारत के मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी में देश के दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना? बता दीजिए इतना। निश्चित मिलना चाहिए। तो मिल क्यों नहीं रहा बताइए ना? दलित चिंतक जी बताइए ना, मिल क्यों नहीं रहा? संस्थान हो वहां रिजर्वेशन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में वहां जिन्ना की तस्वीर होगी या ना होगी इसके ऊपर चर्चा की है ना। अगर सुनिए, वो प्रधानमंत्री ने जिन्ना की तस्वीर के बारे में क्या बोला? क्यों उल्टा बोल रहे प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी? वो भी चर्चा, प्रधानमंत्री ने आज तक एमयू का नाम लिया, जिन्ना की तस्वीर के बारे में बोला कुछ? किसी भी संस्थान का हिस्सा अगर देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो उस संस्थान के लिए बहुत 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 बड़ी बात होती है। लेकिन हमको यहाँ यह भी विचार करना चाहिए कि अगर किसी संस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री उसका मेहमान बनना चाहते हैं, अगर वहां उस संस्थान के अंदर अगर विरोध का स्वर उठ रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, उनको इस डायलेमा से बाहर निकलना चाहिए। वो इस देश के प्रधानमंत्री। सर आपको डायलेमा होगा, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को कोई डायलेमा नहीं है। सतीश प्रकाश जी, ये डायलेमा आपके मन में हो सकता है, प्रधानमंत्री के मन में डायलेमा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, ये डायलेमा सतीश प्रकाश जी के मन में है या किस विचारधारा के मन में है? यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दुख देती है तो आप मुझे ये भी बताइए। सर आप अब लगाइए ना जिन्ना की तस्वीर आप अपने घर में, किसने रोका है? सतीश जी अपना होश खो चुके हैं। वो आपको ठीक नजर आता है? सुनिए सर, आप लगाइए ना जिन्ना की तस्वीर अपने घर में, पूजा करिए, आरती उतारे, कौन रोक रहा है? विचारधारा की बात है। सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, डायलेमा किसके मन में? उनकी हिम्मत नहीं है तो आप किसानों पे जाएंगे। अगर किसान अपनी समस्या, अरे सर दलितों की बात करिए ना, आप दलित चिंतक के एमयू में आरक्षण नहीं बोलता, आपके मुंह में दही जमा हुआ है, आपकी जबान सिली हुई है, एक बार नहीं बोलेंगे कि दलितों को एमयू में आरक्षण मिलना चाहिए। ये कैसी विचारधारा है आपकी, बताइए? क्या दलित चिंतक हुए आप? दलितों के आरक्षण के लिए नहीं बोल सकते आप? इतिहासकार है, उनको तय करें ना। वहाँ उनको जिन्ना की तस्वीर चाहिए या नहीं चाहिए,
अगर भारत सरकार चाहे तो अब किसी जिन्ना पे चले गए आप। दलितों की बात करिए ना सर, जिन्ना को क्यों बीच में ला रहे हैं? दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, इसकी मुखालफत तो कर दीजिए, इसकी मुखालफत तो कर दीजिए। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम फिर ये क्या होता है जय भीम जय मीम? ये क्या होता है? अगर इस भारत में ये क्या होता है जय भीम जय मीम? मुझे बताइए ना, अम्बेडकर जी ने क्या लिखा इसके बारे में आपको भी पता है ना? आप सुनिए, अगर रिजर्वेशन की बात करोगे तो आप मुझे ये बताइए कि इस देश का जो IIT संस्थान है वहां पे आपने कैसे कह दिया कि यहाँ रिजर्वेशन नहीं लगेगा? आप SC/ST के रिजर्वेशन को सिर्फ AMU तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? ये देखिए, अगर अब इस देखिए, देश में आज तक अब मचलने लगे, अब मचलने लगे प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी। ठीक है, आपने अपना तर्क रखा, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, डायलेमा किसके मन में है? कहीं ना कहीं एक दलित और मुस्लिम को बीच में ला करके मुद्दों को बलमित करना चाहते हैं। सतीश प्रकाश के मन में गहरा डायलेमा दिख रहा है। आप अलीगढ़ सतीश प्रकाश जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपने जिस बिंदु को छुआ है उस बिंदु पर अपना मुंह खोले, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करके यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके मन में किसी के प्रति रुक जाइए, संकोच नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1964 के बाद रिजर्वेशन मिलना आज तक कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? जरा इस पर चिंतन कर लीजिए। आज तक 1964 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्यों वहां निमंत्रित हुए, इस पर भी जरा कहना क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में तमाम प्रकाश जी की आवाज डाउन कर दीजिए, ये कभी रुकते ही नहीं। सतीश प्रकाश जी की आवाज डाउन प्लीज। सतीश प्रकाश जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का, आप रुकते ही नहीं, कभी बोलते ही रहते हैं लगातार। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जी के मुंह में राम। दरअसल उनसे आपने जो सवाल पूछ लिया उस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो सन्निपात के शिकार होकर सतत चिल्लाए जा रहे हैं। सतत चिल्लाने से बहस नहीं होती, विमर्श में दूसरों का पक्ष सुनना, अपना पक्ष दृढ़ता पूर्वक रखना, दृढ़ता पूर्वक रखते समय प्रमाण सामने रखना, और सारे जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों से इस बात को मानना पड़ेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देने से जो जिन्नाबाद के शिकार लोग रहे हैं उनके जान तो जलने वाली है। भाई जॉन एलिया ने कहा था ना, जॉन एलिया ने कहा कि भाई पाकिस्तान क्या है, तो कहा अलीगढ़ के कुछ मुस्लिम लौंडों की शरारत है, तो कुछ लौंडे आज भी शरारत पर आमादा हैं। लेकिन कृपया समझें कि संप्रभु भारत में शरारत के लिए कोई स्थान नहीं है। आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, विश्व में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का झंडा बुलंद हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिमों के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विशालतम कैंपस है, उसको उस दृष्टि से देखिए, उसको आप अलगाववाद वाली दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? जॉन एलिया जो कह गए हैं उसको सिद्ध करने पर क्यों आमादा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मैं सीधे मोहम्मद फहद के पास चलता हूं। मोहम्मद फहद साहब, सबसे बड़ा केंद्र क्यों ना बने, इस पर विचार क्यों न किया जाए? मैं यही आपसे जानना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, ये कोई पहली बात नहीं है। सलमान खुर्शीद, उनको भगा दिया इन्होंने, यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया। भाई वो तो RSS बीजेपी के नहीं थे। आप राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी का विरोध कर रहे हैं, आपने मुरली मनोहर जोशी को भगा दिया, सलमान खुर्शीद को भगा दिया। इसीलिए 1964 से आपके यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, क्योंकि आप लोगों की इज्जत करना जानते ही नहीं फहद साहब। ये प्रॉब्लम है MU की। दीपक चौरसिया जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा कि पीछे मुझे रोका ना जाए। आपने कहा कि जो है सभी तमाम नेताओं का जो यहाँ विरोध हुआ, उस विरोध के पीछे कारण तो होंगे, वजह तो होंगी। हमेशा विरोध क्यों? मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी विचारधारा है जो हर चीज का विरोध करती है? ये कौन से छात्र हैं जो सिर्फ विरोध के लिए खड़े होते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम के लिए नहीं? जिसमें ये बताया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर है। अभी जो आप एक इशू रेस करे जा रहे थे बार बार कि दलितों को यह रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए दलितों के लिए रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है और मुसलमान रिजर्वेशन का हकदार है। उसके लिए अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। जब तक मेरी सोच मत बोलिए मोहम्मद फहद साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक कहलाने का हकदार नहीं है।
भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन है, उसके बाद भी आप अल्पसंख्यक रहना चाहते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी बताइए, क्या अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए? 25 करोड़ के आसपास आबादी है इनकी, फिर भी इनको अल्पसंख्यक का स्टेटस चाहिए, क्यों? सेक्शन कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, उसको पढ़िए और समझिए कि दलितों से ज्यादा बदतर हालत मुसलमानों की इस मुल्क में। इसका मतलब आप दलितों को उनका हक नहीं देंगे, अपना हक अपनी मलाई को खाते रहेंगे, दलितों को हक नहीं देंगे और बात करेंगे जय भीम और जय मीम की। ये कौन सी विचारधारा है बताइए ना? बात करेंगे जय भीम जय मीम की और दलितों का हक खाते रहेंगे। मुसलमानों का हक मिलना चाहिए। अगर कोई सरकार नहीं देगी तो उसका विरोध किया जाएगा। दीपक जी जरा सुनिए, प्रोफेसर साहब को सुनिए आप। दीपक जी सुनिए, इनका मैं बताता हूं, ये जितने नेता लोग नेतागिरी करते हैं ना, मुसलमान के गरीब होने के नाम के ऊपर कि हमारी कौम गरीब, उसके बाद आप कह रहे थे कि बीच में डिबेट को ड्रिल करते हैं आप सर सैयद अहमद को सर हटा करके उनको सैयद अहमद का बार-बार आप कहे जा रहे हैं। आपकी तो नफरत सामने से जाहिर हो रही है। बिल्कुल कहूंगा, आपके पेट में सैयद अहमद का देशद्रोही था, पेट में आपके देशद्रोही था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों से कहा था कि नादिर शाह जैसी मौत बनाओ। अरे तुम्हारे में जवाब नहीं है, इतना पेट खराब हो गया होगा, जवाब नहीं है डिरेल करने को। प्रधानमंत्री मोदी को एमपी ने कैसे बुला दिया? तुम पे जवाब नहीं है डिरेल करने को, इसलिए बोलते हो तुम। अरे इतिहास पढ़ लो, तुम लोग टैक्स मेरी बात का जवाब दीजिए दीपक जी, इनको चुप कराइए। मत दीजिए आप लोग। फहद भाई सुन लीजिए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनिए ना, बीच में लगातार मत बोलिए। फहद भाई प्लीज, प्रोफेसर साहब बोलिए, एक मिनट आप अपनी जबान को संभाले अपनी थोड़ा सा। मैं भी बदतमीजी, अगर मैं बदतमीजी पे आ गया, अगर मैंने अरे आप अपनी जबान को ही संभालिए, तकलीफ होगी ज्यादा। अरे तुम्हारी जवानी बहुत देख ली मैंने, मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारी जवानी देख लूंगा, तभी से बोलो मेरे से। सब एक दूसरे का सम्मान करें प्लीज, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब एक दूसरे का सम्मान करें। हम एक पैनल पे बैठे हैं, हम वॉर जोन में नहीं है। प्रोफेसर साहब बोलिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की मुझे? तुम हो कौन? तो आपकी हिम्मत कैसे हो सकती है? 10वीं शताब्दी नहीं है जो तलवार लेके आ जाओगे। आपकी हिम्मत कैसे हो गई किसी को देशद्रोही बोलने की? 10वीं शताब्दी नहीं है, 13वीं शताब्दी नहीं है। किसने हक दिया देशद्रोही बोलने का किसी ये को? 13वीं, ये 47 नहीं है जो मुझे धमका रहे हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की मुझे? तुम्हारी कैसे हिम्मत होगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की मुझे? होते कौन हो तुम? अरे तुम्हारी औकात क्या है? किसी को देशद्रोही कहेंगे? ये 13वीं शताब्दी का गजवा हिंद नहीं है जो मुझे धमका लोगे तुम। ये गजवा हिंद नहीं है जो मुझे धमका लोगे तुम। आज 21वीं शताब्दी है, समझ गए? मुझे जवाब देना आता है। 21वीं सदी है, आज की बात कीजिए। दीपक जी सुनिए, ये हिस्ट्री का एक पन्ना तो पढ़ते हैं, आज की बात मिटाने की कोशिश में आप लगे रहते हैं। प्रोफेसर साहब आप बोलिए। फहद भाई रिक्वेस्ट है आपसे। कर जा भाई मेरे, चुप कर जा, चुप कर जा। इसका माइक बंद करिए दीपक जी, मैं डिबेट नहीं सुनना भी सीखिए। इसका माइक बंद करिए। जानता हूं बड़ी तकलीफ हो रही होगी आपको जवाब मिल रहा है। मेरे दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं शिवपूजन सिंह प्रयागराज से, उनके पास चलते हैं। शिवपूजन जी, प्रधानमंत्री का विरोध सही है या गलत, आप क्या मानते हैं? देखिए, माननीय जितने भी चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सभी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं प्रयागराज से कि माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक प्रधानमंत्री अगर किसी सामाजिक संस्था या किसी राजनीतिक मंच को छोड़ते हुए किसी भी शैक्षिक संस्थान या यूनिवर्सिटी या कहीं भी जाते हैं, तो एक प्रधानमंत्री को क्या हम मजहबी तौर पे देख सकते हैं? हमारा सीधा सा सवाल है कि प्रधानमंत्री हैं हमारे, मोदी जी हैं, तो क्या मोदी जी किसी मजहब से, किसी धर्म से या किसी जात विशेष से जुड़े हुए हैं? ठीक है, उचित सवाल है आपका। शायद आलमी, सिर्फ मजहब के आधार पर विरोध हो रहा है एमयू में, क्या आप ये मानती हैं जो बात हमारे दर्शक शिवपूजन जी बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। और मुझे लगता है अभी कोई बात कर रहा था ग़ज़वा-ए-हिंद की, मुझे लगता है जज्बा-ए-हिंद की बात होनी चाहिए हमारे देश में।
और मुझे लगता है बहुत ही फ़ख्र की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरे घर के कई लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की, और एक ऐसे इंसान के लिए, सर सैयद अहमद ख़ान के लिए, सर सैयद अहमद के लिए, जिन्होंने इतना शानदार काम किया है, जिन्होंने पथ प्रशस्त किया है हज़ारों लाखों ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हमारे हिंदू भाई बहनों का भी साथ में, और पहली बार जिन्होंने आधुनिक ज्ञान की बात की, उन्होंने ट्रेडिशन की बात भी की, मॉडर्निटी की बात भी की, उन्होंने अरबी शिक्षा की भी बात की, उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा की भी बात की। उन्होंने बताया कितना ज़रूरी है किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए तालीम का हथियार को इस्तेमाल करना, और तालीम उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसा प्रावधान था जिसको वो चाहते थे वो सब जगह जाए, और वो रोशन ख्याली और जो मशाल जो उन्होंने जलाई है उसकी लौ देखिए आप कि आज इतनी ज़्यादा लोग जो हैं निकल कर उन सारे छोटे छोटे कस्बों से दूर गल्फ अमेरिका कहाँ जाकर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की तरह बनकर पूरे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो सर सैयद साहब तो हमारे लिए ऐसी एक हस्ती है बड़ी, और समाज सुधारक और दृष्टि करता दूर देखने वाले, जो दूरबीनी के लिए अपने जाने जाते थे, और अपनी खुददारी के लिए बहुत ही बड़े परिवार के थे, लेकिन बहुत ही सादगी से जीते थे, और शिक्षा का प्रसार सिर्फ और सिर्फ तालीम, और तालीम जिस तरह से आपको आगे ले जा सकती है, कोई और नहीं ले जा सकती कोई चीज़, उसकी बात करते थे। और कहते थे कि सबको इस्लाम का चेहरा ना दिखाओ, लेकिन वो चेहरा बनो जो इस्लाम का है, जिसका मतलब है कि आप जो है सहनशील हों, आप जो है। लेकिन शाजिया आपकी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे एक काउंटर सवाल ये भी करना चाहता हूं, फिर क्यों एएमयू को आज इस्लाम के चेहरे के तौर पर उसके ही छात्र प्रमोट करने में लगे हैं? ये गलती कहां से आ गई? जो बेसिक थॉट था उसी के खिलाफ। बिल्कुल, और खुद देखिए, खुद बाकायदा सर सैयद साहब ने बात की थी हिकमत अमली की, यानी कि एक स्ट्रैटेजी की, एक प्लान ऑफ एक्शन की। अब ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपके देश का वजीर आज़म आ रहा है आपके पास एक बहुत ही ज़रूरी एड्रेस के लिए, सालों साल बाद, कितने दशकों के बाद? ये तो आपके लिए बहुत फ़ख्र की बात होनी चाहिए। ये तो अगर ज़रा सी भी हिकमत अमली होती तो आप इतने मौके पर अपनी बात रखते और रूबरू होते अपने प्रधानमंत्री से। चलिए मसूद जी के पास चलता हूं। मसूद जी, लेकिन आप शादिया की बात में भी दम है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने मन की बात ही करते हैं। वो यहाँ आते, एक बार संवाद करते, स्टूडेंट्स को बुलाते। वाइस चांसलर ने तो उनसे सिर्फ अपना संवाद करने के लिए उनको बुलाया है। वो सिर्फ से बात करने के लिए कहा उनको बुलाया जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने मन की बात करेंगे और चले जाएंगे, जिस तरह से अब तक वो करते आए हैं। तो किसानों के खिलाफ, किसानों की मर्जी के खिलाफ एक बिल आ गया, अपनी मन की बात। उसमें क्या हर्ज है? प्रधानमंत्री बात ना करे, प्रधानमंत्री बात ना करे। अच्छा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जाएं, जेएनयू भी जाएं, लेकिन एएमयू नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि कुछ छात्र चाहते हैं। भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई रोक सकता है प्रधानमंत्री को वहां जाने से? खुद आप सोचिए। कोई बात नहीं मोहम्मद फाद साहब, नहीं मोहम्मद फाद साहब, मसूद भाई क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री वो भाषण दे जो ये लिख के दे। सुबह क्या ये उचित है? बताइए। के खिलाफ पूरी सरकार काम कर रही है, उसी यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रधानमंत्री संबोधन दे रहे हैं। नहीं बुलाना था ना भैया, क्यों बुलाया? कोर्ट ने आपकी। सुबह बोलेंगी सुबह। जी दीपक जी, मैं एक टेक्निकल पॉइंट जरूर टच करना चाह रही हूँ, जो आपने बहुत बार सवाल उठाया लेकिन ये जवाब देने से कतरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बार बार दलितों का नाम क्यों ला रहे हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 राइट देता है माइनॉरिटीज को। अरे आप मुझे कहीं से किसी एंगल से पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। दलितों की अगर हमदर्द बनती है तो अभी 2 दिन पहले हाथरस रेप कांड में सीबीआई ने लड़की का रेप होना, वही यूपी की सरकार और तमाम टेक्निकल बात करूंगी, तमाम आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। दलितों के हक की बात करिए। मैं बात करना चाहूंगा दलितों की बात। अच्छा, सिर्फ सुबह की आवाज, फाद भाई ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बात बोल के निकल जाते हैं, सुबह को नहीं बोलने दे रहे, प्रोफेसर साहब को भी नहीं बोलने दे रहे। आप बोलिए, सिर्फ सुबह की आवाज प्लीज। जी दीपक जी, मैं एक टेक्निकल बात इन लोगों से पूछना चाह रही हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का।
वो आर्टिकल 30 इस्तेमाल करते हुए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल तो लेते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग भी माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, उनको आप उन इंस्टीट्यूशन में घुसने भी नहीं देते हैं। आपने माइनॉरिटी स्टेटस को भी हाईजैक कर रखा है। बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, उन लोग, वो लोग भी तो माइनॉरिटीज हैं। ये आपने जैसे बोला कि एससीज को, एसटीज को, ओबीसी को, किसी को भी आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, एडमिशंस नहीं दे रहे हैं, तो आपने एक हाईजैक करके डिक्टेटरशिप की तरह एक जगह को आपने इंक्रोच करके रखा हुआ है, और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी वहां से रोक रहे हैं। दैट मींस वो एक सेपरेटिस्ट एक आपने एक अपना सेटअप बना रखा है जहां पे आप दूसरे लोगों को एंटर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मसूद जी जवाब दे रहे हैं। मसूद भाई बोलिए, क्या कहेंगे, क्यों नहीं दे रहे आप दलितों को आरक्षण, बताइए। पर अपने समुदाय के लोगों को आरक्षण दे सकता है। 29 भी पढ़ जाइए, आर्टिकल 30 पढ़ के मत बैठिए। अरे सर, सब कोर्ट ने उसको डिस्कस कर दिया आपके आर्गुमेंट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। मसूद जी जो गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं। 1972 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान थी। इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किया और उसके पहले तमाम मीडिया चैनल भाजपा के नेता योगी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी। आप अगर उस पे बात नहीं करेंगे तो फिर आप दलितों के, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी है, 30 करोड़ होने के बावजूद आप अल्पसंख्यक है। ये माइनॉरिटी ये एक एजेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। कोई माइनॉरिटी नहीं है, आपको माइनॉरिटी के नाम पे कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए देश के अंदर। यू डू नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी एनीमोर। अच्छा, एक मिनट, मैं यही सवाल प्रोफेसर सतीश प्रकाश से पूछता हूँ। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, क्या 30 करोड़ आबादी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए लीगली, टेक्निकली? जवाब दीजिए सुबुई खान। देखो, दलितों के अगर आप इतनी हिमायती हैं तो उस हाथरस की बच्ची नहीं, सुनिए, हम इसको रिजर्वेशन के नजरिए से देखें। इस देश का दुर्भाग्य है कि रिजर्वेशन को लेकर के इस देश का चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनका रिजर्वेशन को लेकर के नजरिया कोई बेहतर नहीं है। अगर हम हिंदू संस्थानों की बात करते हैं तो वहां भी रिजर्वेशन को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रांति है। अरे सर, मिलता तो है ना, यहाँ तो मिलता भी नहीं है। कैसी बात करते हैं प्रोफेसर साहब, वहां मिलता तो है ना आरक्षण, आपको मिलता तो है ना आरक्षण, यहाँ तो मिलता भी नहीं है, जामिया में भी नहीं मिलता। और सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, मेरे हिसाब से सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी वही गलती कर रही है जो बीएचयू कर रही है। ये गलती दूर होनी चाहिए। सर, बीएचयू में तो दलितों का आरक्षण है ना। देश के प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, अलीगढ़ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, बीएचयू में दलितों का आरक्षण है या नहीं है? आप कहां कंपेयर कर रहे हैं दोनों को? तमाम अल्पसंख्यक संस्थानों के अंदर जो दलितों का रिजर्वेशन नहीं है उसको स्पष्ट करें ना। ये देश के प्रधानमंत्री जी भी राजनीति कर रहे हैं ना। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर किसी संस्थान का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां के छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है, और आमतौर पे कोई भी मेहमान वहां के छात्रों को संबोधित करता है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और देश के प्रधानमंत्री या आरएसएस या बीजेपी के बीच में अगर कोई संवेदनहीनता है, संवादहीनता है, ये अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक संस्थान की आप रोज गलत छवि घड़ करके आप उसको आतंकवादियों का अड्डा बताते हैं, आप उसको जिन्ना का सेंटर बताते हैं, रात उनको गाली देते हैं, तो ऐसे संस्थान में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और बिन बुलाए मेहमान क्यों जा बनना चाहते हैं? अरे सर, बुलाया तभी तो गए भाई। आप कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी? सुनिए, अरे अलीगढ़ कोर्ट ने बुलाया उनको, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कोर्ट ने बुलाया। ये इस देश का संवैधानिक अधिकार है। गजब बात करते हैं। चलिए, ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे टर्की पाकिस्तान के विद्वानों से अलीगढ़ में बड़ा लेक्चर दिलवाया जाता है, खास तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध, ये डायलेमा क्यों? ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एएमयू के शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे।
कुछ छात्र उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री का एक शैक्षणिक संस्था में विचारधारा के नाम पर विरोध क्यों? मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ शाजिया अलवी जी जुड़ी हुई है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ सुबी खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील है। मेरे साथ मसूद हसन साहब है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट यूनियन एएमयू के। मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से जुड़े हुए। मेरे साथ मोहम्मद फहाद है, फॉर्मर सेक्रेटरी है स्टूडेंट यूनियन एएमयू के। डॉक्टर सतीश प्रकाश है, दलित चिंतक और विचारक है। सुबह मैं आपसे ही शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभिनव पांडे वाराणसी से मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे दर्शक। अभिनव, क्या प्रधानमंत्री का विरोध होना चाहिए? किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। और यह तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए गर्व का विषय है कि 54-55 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने वहां की सुध ली है। उसके बावजूद किस बिना पे ये विरोध कर रहे हैं, ये समझ से परे है। आज 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बना। एक पवित्र भावना गंगा जमुनी तहजीब के साथ इसका निर्माण हुआ था। 55 वर्ष बाद कांग्रेस शासित जब यह देश था, उस समय किसी ने एएमयू की सुध नहीं ली। आज जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री उसकी सुध लेता है तो किस बात का विरोध? विरोध समझ से परे है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि और शाहीन बाग वाले यही सब विरोध में लगे हुए हैं। ठीक है अभिनव, सीधे चलता हूं सुबी के पास। सुबी, ये विरोध स्वाभाविक तौर पर विचारधारा के नाम पर है, एक ऐसी चीज के नाम पे जिसे मैं मजहब भी कह सकता हूं, क्योंकि एएमयू में देखने को मिलता है एएमयू गलत कारणों से ही चर्चा में क्यों रहता है? इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूशन क्यों विवादों में रहता है? और क्यों अल्पसंख्यक का स्टेटस चाहिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है अभी? जी दीपक जी, सारे सवालों का एक जवाब है कि विवादों में इसलिए रहता है कि छात्र छात्र ना बन के एकदम मुसलमान बन जाते हैं। कोई भी टॉपिक आता है, इंसान इंसान ना बन के मुसलमान पहले बन जाता है। कुछ सवाल मैं उन सब लोगों से, आपके पैनलिस्ट से भी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ। अगर मेरे इन 4-5 सवालों में से एक का भी आप जवाब दे दें तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि अगर एएमयू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आना फख्र की बात नहीं है, तो वहां पे क्या पाकिस्तान परस्तों का आना या बाबर औरंगजेब खिलजी की औलादों का आना फख्र की बात है? और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या 30 करोड़ लोग माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई करते हैं? यूनाइटेड नेशन की कोई डेफिनेशन बता दीजिए, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बता दीजिए कि 30 करोड़ लोग माइनॉरिटीज होते हैं। तीसरा सवाल, आप लोग आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए हमारे संविधान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर सेटअप करते हैं, माइनॉरिटीज का अधिकार अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का आप इस्तेमाल करते हैं संविधान का, तो फिर दूसरी माइनॉरिटीज को अधिकार क्यों नहीं देते हैं उन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का? दलितों को आपने नहीं दे पाए। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे फौरन भारत पाकिस्तान पर ऐसी बातें क्यों होने लगती है? जिन्ना की तस्वीर पूछा जाती है, एनआरसी एनपीआर में भारत विरोधी बातें क्यों हो रही थी? अगर ये शैक्षणिक संस्थान है तो यहाँ पे आपके छात्र संघ के नेता ये स्पीच क्यों दे रहे थे कि हम तो वो कौम है जिन्होंने 800 साल इस भारत पे राज किया है? आप लोग हमेशा उस राज करने वाली मानसिकता से कैसे देख लेते हैं इस देश को? मेरा ये सवाल है आपसे, जिस थाली में खाते हैं आप उसमें छेद कैसे कर लेते हैं? मेरा ये सवाल है आपसे, आप इंसान बनने से पहले मुसलमान कैसे बन जाते हैं? ठीक है, आप भी का सवाल लेके चलता हूँ शोएब जमई के पास। शोएब जमई जी, मुझे बताइए, जवाब दीजिएगा टूटू, प्लीज सब शांत हो जाइए। शोएब भाई बड़ी देर बाद बोल रहे हैं। शोएब जमई जी, आप पहले इंसान है या मुसलमान? साफ जवाब दीजिएगा। क्या उसकी माँ से मिली या उसके बारे में आपने एक बार भी उसके लिए अपनी संवेदना प्रकट की? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं मोहम्मद फहद साहब? शोएब जमई को बोलने दीजिए। शोएब जमई जी, आप इंसान पहले या मुसलमान? जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने सीबीआई ने अभी कंफर्म किया था कि उस बच्ची के साथ कहाँ की बात कर रहे हैं भाई? कहाँ की बात कर रहे हैं मोहम्मद फहद साहब? कहाँ की बात कर रहे हैं? दीपक जी, मैं जवाब ठीक है। शोएब जमई जी, आपने सोच लिया होगा अभी तक जवाब, आप बता दीजिए, आप पहले इंसान है या मुसलमान?
मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी है कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है और इस्लाम जो है वो इंसानियत का ही दर्श देता है सबसे पहली। चलिए मैं सुबोई खान जी का जवाब दे देता हूँ अगर आप सैटिस्फाई हो चुके हैं। आप इंसान हैं मुसलमान, मुझे लगता चुनिए एक। मैं तो कहूंगा मैं इंसान हूँ, उसके बाद जवाब मेरा दे धर्म दिया। आएगा। मुझे लगता है हाँ जी बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, आपकी तरह ही हूँ और आपके तरह नेचर लविंग हूँ, इंसानों से प्यार करता हूँ। रोज़ाना रात को 8 बजे इंसानों को बांटने का काम नहीं करता हूँ, देश में नफरत फैलाने का काम नहीं करता हूँ, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम नहीं करता हूँ और खून खून में भेदभाव का काम नहीं करता हूँ। बस सिर्फ यही मेरा शाहीन काम है। बाग के आपका नाम हो सकता है ऐसा पर हो, दिल्ली में दंगे लेकिन मैं ये करवाते हैं काम आप। नहीं करता। शाहीन बाग के नाम पर दिल्ली में दंगे करवाते हैं, इतना ही कसूर है आपका। से जमीन जी ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। 40 लोग मर गए, हिंदू मुसलमान दोनों मर गए, दोनों के खून का रंग लाल था। उसके लिए शोएब जमाई जैसी विचारधारा जिम्मेदार थी। एक मिनट, मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं दीपक जी। देखिए आज डायलेमा उन लोगों के लिए है, भाजपा और आरएसएस के लिए, जो अलीगढ़ को कूट कूट के गालियां दिया करते थे। आज वो सोच रहे अरे ये क्या हो गया, प्रधानमंत्री जी वहीं जाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि मैं अलीगढ़ जा रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं। अब वो क्या करें, अलीगढ़ के बारे में बुरा कहें या अच्छा कहें। आखिरी पॉइंट बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि किसी शख्स ने अभी कहा कि सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहा, उसका जवाब हमारी शाजिमा इल्मी बहन ने जो है बहुत अच्छे से दे दिया और उनको पाठ पढ़ा दिया। लेकिन मैं अपने अंदाज में एक जवाब देना चाहता हूं कि मोहल्लों के सहयोग से उत्पन्न हुई संतानों की मानसिकता ऐसे ही होती है, आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। गजब बात है, गजब बात है। शायद मैं सीधे आपके पास आऊंगा, आपका फोन कटा हुआ था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपने प्रूव कर दिया कि आप इंसान हैं क्या है, आपने प्रूव कर दिया। मैं सीधे शाजिया के पास चलता हूँ। शाजिया, मुझे ये विरोध समझ नहीं आ रहा है और मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि गलत कारणों से अगर एमयू में चर्चा में रहता है और गलत चीजें, देश विरोधी नारे वहां लगते हैं, दंगे वहां होते हैं, तो क्या इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? भाई सलमान खुर्शीद का तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं ना, उनको भी भगा दिया था इन लोगों ने। है जो कुछ भी वहां की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को सही लगा, गलत लगा, उन्होंने उसके हिसाब से काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों को जोड़ना प्रधानमंत्री के वहां आने से मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही छोटी सोच है और बहुत ही ओछी मानसिकता है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा लीगल डिस्प्यूट रहा है। आप जानते हैं कि यूपीए ने इस पर क्या कहा, आप ये भी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस वजह से उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं कहा क्योंकि जब इसका गठन हुआ था 1920 में तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर से हुआ था और अभी भी फंड्स उसमें वहां से आते हैं। अब जो भी भाई साहब नाराज हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है और इस अपील को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। लेकिन दूसरी और सबसे जरूरी बात है कि आपको कौन रोक रहा है अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने से? आप बनाइए अपना, और उसमें आप जितने आप अपने मुसलमान भाई बहनों को आप चाहते हैं भेजिए आप, लेकिन कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के आने पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो कुछ भी किसी ने भी कहा हो आपके बारे में, मुसलमानों के बारे में कुछ तल्ख ज़बान का इस्तेमाल हुआ होगा या शब्दों का, तो मैं वो कहना चाहूँगी आप प्रधानमंत्री को इसके लिए क्यों हर चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे, सारी चीज़ का ठीकड़ा वहाँ पे क्यों फोड़ेंगे? मुझे समझ में नहीं आती बात कि ये मोदी जी से इतनी नफरत। भाई आप ही का देश है, आप ही की यूनिवर्सिटी है, पैसा सेंटर से ही आ रहा है और उसी की वजारत कर रहे हैं, वजीर आजम है हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात की बजाय ये कि आपकी जितने भी शिकायतें होती, आप जैसे अहमद फराज ने कहा था ना कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते, एक नई ज़मीन तैयार करते और बाकायदा इस्तकबाल करते और प्यार से पूछते अपने वजीर आजम से कि भाई हमें ये सारी दिक्कतें हैं, बजाय ये कि आपने पहली से पूर्वांकन सारा कर लिया और पूरा फिर से नफरत की आग में अपने आप को झोंक दिया और बाकी स्टूडेंट्स को झोंका
और फिर से आपने वही नफरत की भाषा, वही गाली गलौज, वही गलीज सोच, वही ओछी मानसिकता का प्रमाण दिया। अरे भाई क्यों माइनॉरिटी बन के रहना चाहते हो? मैं मुसलमान हूं, मैं अपने को माइनॉरिटी नहीं मानती, मैं भारतीय हूं। पूरी दुनिया में हम लोग सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी हैं। वासने मेरे दर्शक आगरा से जुड़े हैं। कवि, आप क्या विरोध को सही मानते हैं? नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए ये हमको, क्योंकि आज हम अलीगढ़ वासियों के लिए इतना अच्छा दिन है कल का कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी हमारे देश के एक तरह के राजा हैं, और राजा के सामने किसी भी प्रजा में कोई भेद राजा नहीं समझता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो हिंदू मुस्लिम संगठनों को उसका विरोध करने से क्या आवश्यकता? जो राजा होगा वो प्रजा का हर सुख दुख में हर जगह सीधे चलता हूँ मसूद भाई के पास। मसूद भाई, शादिया की बात का जवाब दे दीजिए। आप तो वही प्रूव कर रहे हैं जो आप लोगों के बारे में आज तक कहा जाता रहा। प्रधानमंत्री का विरोध करके आप वही प्रूव कर रहे हैं जो आज तक आप लोगों के बारे में कहा जाता रहा कि बड़ी संकीर्ण विचारधारा है, ये बताइए, मजहब से ऊपर सोच ही नहीं पाती है। लोकतंत्र में राजा कब से होने लगे? सर, किसने राजा का? वो एक हमारे सम्मानित दर्शक ने कहा, वो उनकी सोच है, देश की सोच थोड़ी है। प्रधानमंत्री और अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। दीपक भाई सुन लीजिए, हम प्रधानमंत्री का बाहें खोल करके, सीना खोल करके स्वागत करेंगे। वो एक बार जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ हलफनामा दायर किया है उसको वापस ले लें, अपनी सरकार से कहें। सतीश गौतम जो अलीगढ़ के सांसद हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनको भाजपा से बाहर कर दे। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करने को तैयार है। अपने घर में आप मेहमान बुलाते हैं, उसको बोलते हो 200 रुपए लेके आना, पनीर लेके आना, तभी घर में घुसना। बोलते हैं क्या ऐसा सतीश प्रकाश जी? मेहमानों को बोला जाता है 200 रुपए लेके आना, पनीर लेके आना, एक नमकीन का पैकेट लाना, 2 दूध की बोतल लाना, तभी मेरे घर में घुसना। ऐसा है दीपक जी, वो देश के प्रधानमंत्री है। नहीं दीपक जी सुनिए, दीपक जी, सतीश जी आपसे ही कंक्लूड करूंगा मैं। आज हमको इस बात के ऊपर मंथन करना चाहिए कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी संस्थान का हिस्सा बनते हैं, ये उसके लिए फख्र की बात है, लेकिन अगर वहां से विरोध हो रहा है तो उन कारणों के ऊपर भी चर्चा करोगे ना। 2014 के बाद से, जब से इस देश में बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में जो एमयू की पहचान है वो सर सैयद अहमद खां है। उसकी एमयू की पहचान क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। डॉक्टर साहब यही रुकना पड़ेगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मैं रिजल्ट बता दूं। देश की बहस के 98% दर्शक ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री का विरोध गलत है। 98% दर्शक देश की बहस में आज के लिए इतना ही।